नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका से पहला पाठ मेरे संग की औरतें पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे मृदुला गर्ग ने लिखा है। वैसे तो पहला पाठ इस जल प्रलय में है, लेकिन इस जल प्रलय में केवल पढ़ना ही है, इसे लिखना नहीं था। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे, इसलिए पहला पाठ हम मेरे संग की औरतें को मान कर चल रहे हैं। इस पाठ का सारांश इस प्रकार से है। मृदुला गर्ग द्वारा रचित यह संस्मरण पर आधारित है। संस्मरण का अर्थ होता है जिसे याद करके लिखा जाए, जिसे ध्यान करके बीती बात को याद करना ही संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखिका ने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए भी कैसे लीक से हटकर जिया जा सकता है। लेखिका की एक नानी थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि लेखिका की माँ के विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी एक परंपरागत औरत थी और अनपढ़ भी थी। पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। नाना शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री वकालत पढ़ने के लिए विलायत इंग्लैंड, और लौटकर विलायती ढंग से अपना जीवन जीने लगे। विलायती ढंग, अंग्रेज़ों जैसा जीवन। अंग्रेज का कैसा रहन सहन था? सुबह सो के उठते हैं तो चाय पीते हैं, बेड टी जिसे कहते हैं, पैंट शर्ट बुशर्ट पहनते हैं विदेशी परिधान में, जैसा आजकल लोग पहनते हैं, और कुर्सी मेज़ पर भोजन करना। उस समय ऐसा प्रथा नहीं था। उस समय लोग धोती कुर्ता पहनते थे और उनका रहन सहन शुद्ध भारतीय था। जब वह विदेश से पढ़कर बैरिस्ट्री पढ़कर आए तो उनका रहन सहन भी अंग्रेज़ों जैसा था। जब नानी मरने वाली थी तो उन्हें अपने 15 वर्षीय अविवाहित बेटी की चिंता ने पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने पति से कहा। जब उनकी अंतिम अवस्था थी तो उन्होंने अपने पति से उन्होंने कहा, पर्दे को त्याग दिया, और वे बोली कि हमारी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ करिए। तो उनके एक मित्र थे प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा बड़े हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि पर्दा नशीन औरत हैं और पहली बार पर्दे से बाहर आई हैं, तो वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही कराएंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया। नानी की मृत्यु हो गई, परंतु लेखिका की माँ का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से हो गया जिसे ICS की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया गया कि वह स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेता था। उस समय हमारा देश परतंत्र था, यहाँ अंग्रेज का शासन था, और अंग्रेज के शासन के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा हो जाता था और उन्हें आगे पढ़ाई के लिए इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेखिका की माँ बहुत कोमल और सुकुमार महिला थी। अब नानी के बाद उनकी माँ के बारे में मेरे संग की औरतें पाठ में मृदुला गर्ग ने बताया कि उनकी नानी का स्वभाव कैसा था। अब आइए देखते हैं उनकी माँ का स्वभाव कैसा था। लेखिका की माँ बहुत कोमल और सुकुमार महिला थी। उन्हें अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी के आदर्शों का पालन करते हुए सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों का आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी, परंतु वे इसी बात से प्रसन्न थे कि उनकी समधी पक्के साहब हैं, अर्थात इनके पिताजी विलायत से पढ़कर आए हैं। लेखिका की माँ की सुंदरता, नज़ाकत, गैर दुनियादारी और ईमानदारी का इस परिवार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था।
उससे कोई ठोस काम नहीं लिया जाता था, यानी वजन काम, घर की जिम्मेदारी का भी काम नहीं लिया जाता था, क्योंकि माँ इनकी सुंदर थी और इनके पिताजी विलायती थे, विलायत से पढ़कर आए थे। वे बच्चों की देखभाल, लाड प्यार आदि पर भी ध्यान नहीं देती थी। मृदुला गर्ग अपने माँ के बारे में बता रही हैं कि मेरी माँ बच्चों के परवरिश पर भी बराबर ध्यान नहीं दिया करती थी। बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थी। वे हमेशा बीमार रहती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने और साहित्य चर्चा, संगीत सुनने में बहुत रुचि थी। परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे साहबी परिवार से थी। वे कभी, लेकिन माँ की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक गोपनीय बात किसी दूसरे से नहीं कहती थी। चुगलखोरी नहीं करती थी, इधर की बात उधर नहीं कहती थी। अपनी इन्हीं विशेषता के कारण उन्हें घर वालों से बहुत आदर सम्मान मिलता था और बाहर वालों से भी मिलता था। लेखिका तथा अन्य बच्चों की भी मित्र जैसी ही थी। माँ के सारे काम लेखिका के पिता को ही निभाने पड़ते थे। इनके पत्रों को भी घर में कोई नहीं खोलता था। घर में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी, जिस कारण वे 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में लग गए। घर में अगर किसी का पत्र आता था तो लोग उसे एक दूसरे का पत्र नहीं पढ़ते थे, इसलिए घर में पूरी आज़ादी थी। 3 बहन और 1 भाई, ये लोग लेखन में अर्थात कहानी, कविता, निबंध लिखने में जुट गए। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी कम नहीं थी। उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास 2 या 2 से अधिक धोती होती थी तो वो तीसरी धोती दान दे देती थी। उन्होंने लेखिका की माँ के पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर संतान लड़की की कामना की थी, क्योंकि परिवार में कोई संतान लड़की नहीं थी। उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी व्यक्त कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि माँ ने 5-5 कन्याओं को जन्म दे दिया। भगवान भी खुश हो गए और 1-2 कन्या नहीं 4-5 कन्या दे दिए। लोगों का मानना था कि मेरी परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े होते हैं। एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव के बाहर गए हुए थे और औरतें भी रतजगा कर रही थी। गांव का बारात कहीं गया था तो सब पुरुष जो है बारात में गए थे, महिलाएं अपने घर में सोई थी, तो घर में रात में गाना गा के अपना रतजगा कर रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में सीधा घुस आया और उसने पूछा, कौन है? उत्तर, जी मैं। चोर जो है बोला, जी मैं। परदादी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा, लोटा भी पकड़ा दिया। चोर घबराकर कहा, मैं तो चोर हूँ। दादी ने उसे अच्छी तरह से कहा कि अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी ले आना। पहरेदार ने उसे कुएं पर पानी भरते हुए देख लिया। परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और शेष पानी चोर को पिला दी और उसे अपना बेटा कहकर चोरी छोड़कर ईमानदारी से काम करने की सलाह दे दी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु टाइफाइड के कारण वह नहीं जा पाई। उस समय वह 9 साल की थी। वह रोने लगी। उनके पिता ने ब्रदर्स कारामज़ो उपन्यास पढ़ने के लिए उन्हें दिया ताकि उनका मन बहलता रहे। पुस्तक पढ़ने का लेखिका को विशेष शौक तभी जग गया। वह रोना छोड़कर पढ़ने लग गई। इस पुस्तक का बच्चों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार का अध्याय उन्हें कंठस्थ हो गया, क्योंकि एक-एक पाठ को उन्होंने कई बार पढ़ा। लेखिका और उसकी 4 बहनें भी लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई और सदा लीक पर चलने से इनकार करती रही। लीक परंपरागत बनाए गए रीति रिवाज को लीक कहते हैं। पहली लड़की से लेखिका की बहुत सुंदर बहन, लेखिका की सबसे बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। ये उनका विवाह के बाद लेखिका अपने पर नाम था। लेखिका का घर का नाम उमा था, परंतु साहित्य जगत में मृदुला गर्ग था। लेखिका से छोटी का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था।
वह भी लिखती थी। चौथी रेणु और पांचवा अचला था। इन पांचों के बाद भाई पैदा हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। अचला और राजीव भी लेखन करते थे, अर्थात राइटर थे, लिखा करते थे। अचला अंग्रेजी में लिखती थी परंतु राजीव हिंदी में लिखता था। इन चारों का लिखा परिवार में सभी पढ़ते थे, परंतु लेखिका को उनकी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता था। इससे वह प्रसन्न है कि घर में तो कोई उनकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपने उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं है। चौथी बहन रेणु कार में बैठना सामंती शाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस अड्डे से घर पैदल आती है, जबकि अचला गाड़ी में बैठकर घर आती है। रेणु ने बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवाया था, जो एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे दिया था। तब से आसपास के सभी बच्चे उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। ये उस बहन के बारे में बता रही है जो बहन लेखिका नहीं थी, लिखा नहीं करती थी। उसे बीए करने के बाद नौकरी पाने, समाज में सम्मान पाने के लिए तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित नहीं कर सका। तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए तो किया, सच बोलने में तो वो माँ से भी 2 कदम आगे थी। किसी की भेंट को उसे अच्छी नहीं लगती थी। यदि कोई उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो रोज़ नहाती हूँ। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा है। वो कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती थी। इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे। अपने विवाह का निर्णय भी उसने स्वयं लड़के को पसंद करके किया। ये पाठ मेरे संग की औरतें हैं। लेखिका मृदुला गर्ग के साथ जो औरतें थी उनके बारे में, उनकी रुचियों के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में बता रही है। पहले अपने परनानी के बारे में बताई, नानी के बारे में बताई, माँ के बारे में बताई, फिर परनानी के बारे में, फिर बहन के बारे में, अब अपनी छोटी बहन चित्रा के बारे में बता रही है कि वह विवाह का निर्णय स्वयं ली और लड़के को जाकर स्वयं देखी। लेखिका के माता पिता को भी यह पता नहीं था। उसने उस लड़के को पहली मुलाकात में ही अपना समझ लिया था। उससे विवाह करने के लिए तैयार भी हो गई थी। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला पिता के कथनानुसार अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनके इच्छा के अनुरूप ही विवाह किया। यह भी परंपरा के अनुसार न चलकर 30 वर्ष की होते होते लिखने में लग गई। इन सब बहनों में एक बात एक सी रही कि उन सब ने घर बार परंपरागत रूप से न चलाते हुए भी परिवार को तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा, जहां फिल्म देखते हुए भी स्त्री पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। आज़ादी के आसपास की जानकारी है। उस समय सिनेमा या थिएटर देखने के लिए पुरुष दीर्घा अलग होता था और स्त्री दीर्घा अलग होता था। दीर्घा जहाँ बैठने का स्थान। वहाँ दिल्ली के कॉलेज से नौकरी छोड़कर उसने नाटक में अभिनय करने का भी शौक था। वहाँ उसे साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक भी किया था। कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उसने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। अपने लेखन को भी उसने अपनी जिद से ही आगे चलाया। वह स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंच पाई। रेणु तो सबसे ज़्यादा जिद्दी थी। 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में वह खूब वर्षा हो रही थी। रेणु के बारे में बता रही है कि हमारी सबसे छोटी बहन रेणु कैसी थी। सब यातायात बंद था। रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई थी क्योंकि उस दिन घनघोर बारिश हुई थी। सबने उन्हें समझाया कि स्कूल बंद है, मत जाओ, स्कूल फ़ोन कर दो, पर फ़ोन भी ठप था। किसी का कहना न मानकर वह पैदल स्कूल के लिए चल दी।
सड़क पर फैले पानी में चलकर वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल तो पहुंच गई, लेकिन स्कूल बंद देखकर फिर 2 मील वापस उसे घर आना पड़ा। सब ने उसे कहा भी, हमने भी तो पहले ही कह दिया था। उसने इसे भी नहीं माना। लेखिका को लगा रेणुका इस प्रकार पानी में लब लब करते सुनसान शहर से निपट अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, यह अकेलेपन का मजा ही कुछ और था। अब आगे कुछ, यह सारांश समाप्त हो गया। अब आगे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों थी? इसलिए प्रभावित थी क्योंकि वह, उनकी नानी अनपढ़ थी, पर्दे में रहती थी और परंपराओं का पालन करती थी। लेकिन उनके पति जो बैरिस्टर की पढ़ाई विदेश से, इंग्लैंड से करके आए थे, मरने से पहले अपने पति के सामने बिन पर्दे के, अर्थात मुँह खोलकर सामने आ गई और उन्होंने कहा कि अपने दोस्त को बुलाइए। आप तो मेरा कहा नहीं मानेंगे, लेकिन आपका दोस्त जयप्रकाश जी थे, उनको बुलाकर, नहीं सॉरी, प्यारेलाल शर्मा जी थे, उनको बुलवाई और उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करिएगा, क्योंकि आप तो विलायत से पढ़कर आए, इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं, तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू होंगे। इसलिए आप मेरी बेटी का, हमें वचन दीजिए कि हमारी बेटी की शादी किसी देशभक्त से करेंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? लेखिका की नानी प्यारेलाल को बुलाकर, इनके पिता के मित्र को बुलाकर उनको कसम दिलवाई कि हमारे बेटी की शादी किसी देशभक्त से करिएगा। यही कर्तव्य या यही कृत्य ही उनका देशभक्ति में भागीदारी रही। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वहन न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी? लेखिका की माँ की 2 विशेषता थी। पहले, वह बहुत सुंदर कोमल तो थी, लेकिन ईमानदार और निष्पक्ष भाव की महिला थी। इनके बारे में सास क्या कहती थी कि मेरी बहू ऐसी है जैसे धोई पोछी और छीके पर टांग दी। अर्थात वह काम करने के लिए नहीं है, वो तो केवल घर में दिखाने के मात्र है। और दूसरा, वह किसी की बात को इधर से उधर नहीं करती थी, चुगलखोरी नहीं करती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की परदादी के घर के माहौल का शब्द चित्र बताइए। लेखिका की दादी के घर का माहौल गांधीवादी था। उसके पिता की जेब में पुश्तैनी पैसा नहीं था, पर घर में सब खादी के वस्त्र पहनते थे। लेखिका की माँ को भी खादी की ही साड़ी पहननी पड़ती थी, जबकि वह दुबली पतली थी, एकदम कमज़ोर थी, लेकिन मोटी खद्दर की साड़ी उसे पहननी पड़ती थी। लेखिका की माँ को दादी के घर में पूरा सम्मान मिलता था। बच्चों की देखभाल भी लेखिका की माँ के अतिरिक्त दादी, जेठानियाँ, पिताजी करते थे। घर में सबको पूरी आज़ादी थी, किसी को किसी के पत्र को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, अर्थात सबकी निजता कायम रहती थी। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी और पतोहू के लिए अपने पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी गई? परदादी सदा लीक से हटकर चलने की आदत थी। परिवार में परदादी के पुत्र पोते को भी बहनें नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान से लड़की होने का वर मांगा। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार बताइए। इस पाठ में जब सब लोग शादी के बारात में बाहर चले गए थे, गांव में केवल औरतें थी, तो इनकी नानी जो थी घर में सोई थी और संयोग से एक डाकू या चोर घर में घुस आया सेन काट के। तो नानी को लगा कि चोर आ गया है,
अब उसके साथ कैसे मिला जाए। तो नानी ने कहा, कौन हो तुम, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी लाओ। और उसे लोटा डोरी थमा दिया और कहा कि कुएं से पानी लेकर आओ। कुएं से पानी लेने गया और वहाँ पे चौकीदार जो गांव का पहरेदार था उसने देख लिया, पीछे पीछे वो भी चला आया। चोर पानी लेकर आया, नानी ने आधा पानी पिया, आधा चोर को पिला दिया और बोली, आज से तू हमारा बेटा हो गया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज से तू चोरी बंद कर दे और सही रास्ते पर चल। चोर का हृदय परिवर्तित हो गया और तब से उसने चोरी बंद कर दी। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयास का उल्लेख करिए। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे बालकोट में पहुंची तो उसके 2 बच्चे थे, स्कूल जाने योग्य थे। बालकोट में कोई स्कूल नहीं था, उसके पास कैथोलिक बिशप मिशन और वहाँ सीमेंट कारखाने की आर्थिक सहायता से उन्होंने एक स्कूल खोला और स्कूल तो खुल गया लेकिन उसकी मान्यता नहीं मिल रही थी। मान्यता के लिए सरकार ने शर्त रखी कि आप बताइए ये स्कूल अनवरत 100 साल तक चलता रहेगा तभी मैं स्कूल की मान्यता दूंगा। लेखिका ने कहा, हाँ ठीक है, मैं इसे अनवरत चलाने की प्रतिज्ञा लेती हूँ, तब स्कूल की मान्यता मिली। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ के में लेखिका की नानी परंपरावादी होते हुए भी मरने से पहले अपने इकलौती बेटी का विवाह अंग्रेज सरकार के गुलाम से न करके स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का वादा की। अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से करवाती है। और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे श्रद्धा से देखने का मन करता है। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कहानी में ये जो लिखा गया है, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ है, अपनी धुन में लेखिका की बहन रेनू जो बहुत संवेदनशील और जिद्दी स्वभाव की थी, स्कूल से बस स्टैंड और फिर बस से स्टैंड से घर वापस आना अपने धुन में लगी थी। इसी पर यह कहा गया, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।